तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है फॉलो अप के इस एपिसोड में। आज संडे है और आज फॉलो अप का ये चौथा एपिसोड। इस फॉलो अप एपिसोड के ज़रिए मैं आपको उन गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश करता हूं और उन केसेस की तरफ झांकने की कोशिश करता हूं जिन पर धूल जमी हुई है, या फिर सिस्टम की ऐसी कहानियां जो चौंकाती हैं, गुस्सा दिलाती हैं। तो इसी कोशिश के साथ फॉलोअप के इस चौथे एपिसोड में आज की कहानी मुझे लगता है कि जो भी सुनेगा हर एक के दिल को छूने वाली कहानी है। कहते हैं कि अगर इंसान ठान ले कि उसका रास्ता क्या है, उसकी मंजिल क्या है, तो फिर उस तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। आज की इस पूरी कहानी में एक शख्स के संघर्ष की कहानी है और हमारे सिस्टम, हमारी पुलिस के टॉर्चर, जेल, इन सारी चीज़ों की कहानी है। कहानी 13 साल पुरानी है। एक 18 साल का लड़का जो अभी कॉलेज में है, BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसका सपना है आर्मी ज्वाइन करना, सेना में जाना, देश की मदद करना, देश की हिफाजत करना। लेकिन 15 दिन इस सपने को पूरा करने में अभी बाकी थे, क्योंकि 15 दिन बाद उसका आर्मी के लिए जो सिलेक्शन होना था, उसका एग्ज़ाम था। उससे ठीक 15 दिन पहले उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी पलट जाती है। इसके बाद शुरू होती है उसके अगले 12 साल के संघर्ष की कहानी कैसे एक शख्स को पुलिस एक कातिल बना देती है, उसके ऊपर कत्ल का झूठा मुकदमा डालती है, वो भी ऐसे वैसे कत्ल नहीं बल्कि खुद पुलिस वाले की, और उसके बाद जो धाराएं लगाती है उसमें सजाए मौत तक है, यानी फांसी भी हो सकती है। फिर उसे किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, जेल भेजा जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है, हारता नहीं है, बल्कि जेल से ज़मानत पर बाहर आता है और तय करता है कि वो एक वकील बनेगा। न सिर्फ वकील बनेगा बल्कि अपने इस मुकदमे की पैरवी भी खुद करेगा और सबक सिखाएगा उन पुलिस वालों को जिन्होंने उसके साथ ये जुल्म की, ये ज़्यादती की, और कैसे वो अपने मकसद में कामयाब होता है। ये कहानी अमित चौधरी की है। अमित चौधरी हरियाणा के बागपत के केठल गांव का रहने वाला एक 18 साल का नौजवान। तब वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, और उसका जो कॉलेज था वो बड़ौत के ही दिगंबर जैन कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अमित चौधरी की एक बहन यूपी में रहा करती थी, शामली के करीब। शादी हो चुकी थी। कई बार ऐसा होता कि बहन कहती कि भाई बहुत ज़माना हो गया, तुम घर नहीं है, आ जाओ। ये कहता मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। 12 अक्टूबर 2011 की ये वो मनहूस तारीख थी जब कॉलेज जाने के लिए निकला, और फिर अमित ने सोचा कि चलो आज बहन से भी मिल लेता हूँ, और उसने ट्रेन पकड़ी बड़ौत से, और उसके बाद वो पहुँच गया शामली। अब शामली से उसके बहन के गांव को जाने के लिए जो बस चलती थी वो पूरे दिन में सिर्फ 3 बार चलती थी। तीनों का वक्त मुकर्रर था, सुबह 10 बजे, इसके बाद 2 बजे और शाम 5 बजे। इत्तेफाक से शाम के 5 बज गए। उसे पता था ये आखिरी बस है। जब ये बस स्टॉप पर पहुंचा तो बस चल चुकी थी, पर इसने दौड़कर उस बस को पकड़ा। फिर ये सोचता है कि काश उस रोज़ यानी 12 अक्टूबर 2011 को ये आखिरी बस छूट जाती। अगर छूट जाती तो अगले 12 साल जो उसने झेला शायद वो नहीं झेलता। लेकिन तकदीर में कुछ और लिखा था। वो बस पकड़ता है और अपने बहन के गांव शामली के करीब पहुंच जाता है। गांव जाता है। उस रात अपनी बहन के यहाँ रुकना था, अगले दिन लौटना था, लेकिन इत्तेफाक से उसी रात उस गांव में एक एनकाउंटर होता है। एक 1 लाख का इनामी बदमाश क्रिमिनल जिसका नाम सुमित केल, उसके और उसके साथी पुलिस टीम पर हमला कर देते हैं। इस हमले में एक कांस्टेबल मारा जाता है और दूसरा जख्मी हो जाता है। अब पुलिस वालों की मौत हुई थी। एक पुलिस वाला घायल था, जिंदगी से वो भी अभी लड़ रहा था, सीरियस था। पुलिस वालों को गुस्सा आना लाजमी था। अब वो इस केस की तफ्तीश शुरू करते हैं। इत्तेफाक से जिस गांव में अमित चौधरी की बहन रहा करती थी उसमें बहुत छोटा सा गांव था, बहुत कम परिवार रहा करता था, और उसी गांव में इनकाउंटर हुआ। और इत्तेफाक से जो आरोपी थे, जो इस गैंगस्टर
सुमित केल के साथी, उनमें से एक आरोपी अमित चौधरी की बहन का देवर लगता था। और उसके बारे में अमित चौधरी ये सब जानते नहीं थे कि वो क्या करता है। पुलिस की टीम अज्ञात के नाम पर पूरे गांव में हर एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है और लगभग गांव के जितने लोग थे सबको उठा लेती है। लेकिन सुबह अगले दिन जब हुई, यानी कि 12 अक्टूबर को ये सब कुछ हुआ और 13 अक्टूबर को गांव के लोगों को उठाया जाता है। लेकिन 13 अक्टूबर की सुबह अमित अपनी बहन के घर से विदाई लेता है और अपने गांव पहुंच जाता है बड़ौत। अब वो वहां पहुंचा। अब पुलिस की टीम तमाम गांव के लोगों की तफ्तीश कर रही है और फिर पता चलता है कि एक लड़का कल रात यहाँ बड़ौत से आया था, बल्कि बागपत से आया था, और वो भी केठल गांव। अब केठल गांव और बागपत ये भी थोड़ा बदमाशी के लिए बदनाम। तो पता चला कि वो रात को आया और चला गया और इत्तेफाक से इसी वक्त सारा एनकाउंटर भी हो गया। एक पुलिस वाले की जान गई, दूसरा घायल। अब पुलिस ने कहा कि ये अमित चौधरी जो आया है रात को, उस वक्त तक पता नहीं, ये पक्का उन गैंगस्टर का साथी है। पुलिस की टीम ने उसकी बहन से सारे नाम पता पूछा। इसके बाद एक टीम अच्छी खासी बहुत बड़ी तादाद में बागपत के केठल गांव पहुंच जाती है नेक्स्ट डे। उस गांव के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में पुलिस टीम देखी नहीं थी। वहां पहुंचे। इधर ये हुआ कि जब गांव में अमित पहुंचा तो उस रात वो अपने एक रिश्तेदार के घर पर सो रहा था, अपने घर पर नहीं था। पुलिस की टीम उसके घर पर गई। उसके बुजुर्ग बाप, जिनका कुछ वक्त पहले आंखों का कुछ इलाज चल रहा था, उनको उठा लिया और पता चला कि आंख खराब है। उनकी आंखों के ऊपर टॉर्चर किया, दबाया। बुजुर्ग माँ थी, उन्हें छोड़ दिया। माँ ने पूछा क्यों ले जा रहे हो उसके पति को। उन्होंने कहा नहीं, प्रधान के पास ले जा रहे हैं, वापस छोड़ देंगे। बाप को उठा लिया, बाप को उठा कर ले आए। फिर पता चला अमित के एक भाई को भी उठा लिया। अब ये सब कुछ जब अमित को पता चला तो ये भी बताया गया कि तुम उस गांव में गए थे, उस गांव में ये घटना हुई है, तो इसीलिए पुलिस तुमको तलाश कर रही है, उस चक्कर में पूरे परिवार को उठा रही है। अमित को लगा कि ये गलत है और मैंने तो कुछ किया नहीं है। 18 साल की मुश्किल से उम्र होगी। अमित चौधरी ने कहा नहीं, मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा और जाकर अपनी सच्चाई बताऊंगा। इसके बाद अमित खुद चलकर शामली पहुंचता है और फिर ये जो थाना पड़ता है, ये मुजफ्फरनगर थाना पड़ता है, मतलब मुजफ्फरनगर का इलाका था। तो वहां जाता है और उसके बाद जाने के बाद कहता है कि मैं अमित हूं और मेरे पिताजी और इन लोगों को आपने खामोखा पकड़ा है। लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और पुलिस उसको पकड़ती है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 2011 की तारीख थी। लेकिन 24 अक्टूबर को उठाने के बाद पुलिस किसी को भनक भी नहीं लगने देती है कि अमित उनके कब्जे में, और इस दौरान में उसके बाप भाई को छोड़ दिया जाता है। 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक, यानी कि लगभग 2 हफ्ते, गैर कानूनी तरीके से पुलिस अमित को अपनी हिरासत में रखती है और फिर 3 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी शो करती है। 4 नवंबर को कोर्ट में पेश करती है और तब ऑफिशियली वो अरेस्ट दिखाया जाता है। लेकिन इस 24 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच, इन 12-15 दिनों में जो उसके साथ होता है, वो आज भी सुनकर दहल उठता है। उसको बाकायदा जिस थाने में रखा गया, उस थाने में मतलब ये सोच लीजिए कि जिस्म का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जिसको तकलीफ ना दी गई हो। सर से पैर तक कभी करंट दिया गया, कभी दोनों पैर खोल दिए गए, हाथ पैर पे इतने मारे गए कि चमड़ियां उधड़ गईं, पैरों पर इतने डंडे बरसाते और फिर कहते कि दौड़ो। जिस पैर से खून गिर रहा है, जो पैर सूज चुका है, फिर उससे दौड़ाना है। और फिर सबसे ज़्यादा तकलीफ में होता तब फिर उससे कहते हैं कि खाना खा लो। अब जिस शख्स का चेहरा, आँख, नाक, कान, गला, सीना, पीठ, बैक, पैर सब दर्द से करा रहा है, वो उस वक्त कैसे खाना खाएगा। लेकिन अगर उसने नहीं खाया तो फिर टॉर्चर का एक और दौर शुरू। ये टॉर्चर चलता रहा, वो सहता रहा और एक दिन तो ऐसी नौबत आ गई कि उसने पुलिस वालों से कहा कि साहब, इतना मारने से अच्छा है कि गोली मार दो। लेकिन पुलिस वालों को कहाँ मालूम ये सब, वो उसके ऊपर जुल्म ढाते रहे। तब यूपी की मुख्यमंत्री थी मायावती
और यूपी के डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बृजलाल। चूंकि पुलिस वाले की मौत हुई थी, लखनऊ तक अलर्ट था और लगातार इस केस पे नज़र रखी जा रही थी, मीडिया में खबरें छप रही थी। और फिर पुलिस वाले गुस्से में, अब 3 तारीख को ऑफिशियली अरेस्ट दिखाया गया, 4 को कोर्ट में पेश किया गया। अब 4 को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने पुलिस कस्टडी ली और इसके बाद अमित चौधरी को उसी थाने में लाया गया जिस थाने में वो दोनों सिपाही पोस्टेड थे, जिनमें से एक की मौत हुई। जब वहाँ लाया गया तो वहाँ पीएसी की भी बटालियन थी। नंगा करके जिस तरीके से इन लोगों को पूरी रात पीटा गया, अमित को लगा कि शायद ऐसी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, मर जाना चाहिए। मतलब जो आ रहा है वही मार रहा है और अलग अलग तरीके से मार रहा है, कपड़े उतार कर मार रहा है, फिर जी भर जाता, फिर मारते। मतलब लाइन ये है कि अमित ने कहा कि आप बाकी टॉर्चर छोड़ दीजिए, मुझे तो यही पता नहीं कि इतने दर्द हुए थे कि थप्पड़ इसके अलावा कितने मारे गए, उसकी तो गिनती ही नहीं है। आज भी अमित का एक तरफ का चेहरा कभी कभी सूज जाता है, उसकी हाथों की उंगलियां, घुटने, ये सारे कहता है कि हड्डी भी लगभग पिलपिले हो गए। सिर्फ याद करके इन सारे टॉर्चर्स को वो निढाल हो जाता है। ये जुल्म चलता रहा। इसके बाद पुलिस कस्टडी खत्म हुई। पुलिस कस्टडी जब खत्म हुई तो फिर अब जेल भेजना था। इस जेल भेजने से पहले एक और देखिए, इसके जरिए कहानी के कई लोगों की पोल खुलती है। खूब पिटाई होती, पिटाई होने के बाद अब जब अदालत में पेश किया जाता है तो पहले मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल टेस्ट होता है, हाँ भाई फिट है, ताकि टॉर्चर नहीं किया गया। तो अमित को पीटने के बाद और उसके साथ इस केस में 17 और लोगों को अक्यूज बनाया गया था। पीटने के बाद अस्पताल ले जाया जाता। अस्पताल में डॉक्टर बैठा हुआ है, डॉक्टर के सामने अमित की धुनाई शुरू। इसके बाद वो कहता मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम के अंदर उसकी पिटाई शुरू। डॉक्टर खुद पिटते हुए देख रहा होता, उसको खून रिस रहा होता, डॉक्टर कुछ नहीं कहता। इसके बाद पुलिस वाला कहता डॉक्टर साहब फटाफट मेडिकल रिपोर्ट दीजिए, और डॉक्टर साहब मेडिकल रिपोर्ट लिख के देते हैं, ही इज फिट। तो इस देश में पुलिस हिरासत के दौरान जो ये मेडिकल टेस्ट होता है, जो पेश किया जाता है कि हम आरोपी को मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि उनमें से कितने मेडिकल टेस्ट कैसे होते होंगे, क्योंकि ये तो जिंदा मिसाल है अमित। खैर, ये सब कुछ चलता रहा। इसके बाद पुलिस कस्टडी खत्म। अब अमित को मुजफ्फरनगर जेल भेजना मजबूरी पुलिस की। मुजफ्फरनगर वो जेल ले जाया गया। 2 पुलिस वाले उसको जेल के अंदर छोड़ कर आए, और जैसे ही जेल के अंदर छोड़ा उन्होंने कागज़ दिया इस केस में आरोपी ये नाम, और वो दोनों चलते बने। लेकिन जो जेलर थे, जो कैदी को अंदर लेते हैं, अब एक बार जब कैदी जेल के अंदर आ जाए तो उस कैदी की सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जेल अथॉरिटी की होती है। जब अमित को देखा तो जेलर ने दोनों पुलिस वालों को रोक लिया, बोला कहाँ भाग रहे हो इतनी जल्दी, ये बताओ, ये तो पता नहीं बचेगा भी कि नहीं बचेगा, इसकी हालत देख कर कह रहा हूँ ये तो मर जाएगा। तो भाई हम जेल वाले इसकी मौत अपने सर क्यों ले, तो आप रुको और पहले इसका मेडिकल होगा तब हम इसको अंदर लेंगे। अब पुलिस वालों की हालत ख़राब। जेलर ठीक ठाक इंसान, उन्होंने कहा नहीं ये जेल में तो रह नहीं सकता। उन्होंने फ़ौरन जेल के अस्पताल में उसे भेज दिया। अमित पहली बार जब जेल गया तो जेल के अस्पताल में था और वहाँ उसका मेडिकल हुआ, और उस मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि सर से पैर तक इसके जिस्म पर ज़ख्म ही ज़ख्म है। और उससे 2 दिन पहले के एक डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट ये थी कि ही इज़ फिट। अब अमित के यहाँ से जेल की संघर्ष की कहानी शुरू होती है। जेल के अंदर इत्तेफाक से उसी गैंग के लोग, जिस गैंग ने उन पुलिस वालों को मारा था, अब वहाँ सबको पता चला कि अच्छा ये पुलिस वालों को मार कर आया, तो नज़रिया अंदर बदल जाता है। अब बड़े बड़े गैंग की तो चिंता मत कर, हमारे लिए काम करना, हमारे लिए काम करना। अब उसके लिए अजीब मुश्किल, कहाँ से वो निकल कर, एक लड़का जो आर्मी में जाना है, जिसका सपना था कुछ बनना है, अब यहाँ बड़े बड़े गुंडों के बीच फंसा हुआ, और उनमें से ये है कि तू हमारा गैंग ज्वाइन कर, तू हमारा गैंग ज्वाइन कर, और उसी के बीच में वो रह रहा है। तभी कुछ अच्छे जेलर मिले उसे, और उन जेलर से फिर उसने एक रोज़ अपनी कहानी बताई कि सर मैं बेकसूर हूँ, मैं तो पढ़ना लिखना चाहता हूँ, आर्मी में जाना चाहता हूँ। उन जेलर को उस पर रहम आया और उन्होंने कहा ठीक है,
तुमको यहाँ सब कुछ मिलेगा, अखबार दिया, सब कुछ दिया, जेल के अंदर जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें होती है वो सब उसको मुहैया कराया। अब वो जेल में रह रहा है और जेल के अंदर उसने कसम खा ली। इस दौरान में इधर गांव परिवार सब लगभग दूर ही बना रखा है, क्योंकि इल्ज़ाम एक पुलिस वाले के कत्ल का है, दूसरा तो खैर ठीक हो गया। अब ये जेल के अंदर रहता है और टोटल करीब 2 साल से ज़्यादा ये मुजफ्फरनगर जेल के अंदर है अमित चौधरी। इस दौरान में उसने तमाम चीज़ें सही और फिर एक रोज़ आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट से अमित को ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत की वजह ये थी कि इसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत तो था नहीं। तो अब अमित को ज़मानत मिल गई, वो जेल से बाहर आया, लेकिन अब इसका एक दूसरा संघर्ष शुरू। जब जेल से बाहर आया, गांव पहुंचा, तो गांव के लोग उसको देखते ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते कि ये तो एक गैंगस्टर है, पुलिस वाले को मारा है। लोग अपने बच्चों से ये कहते कि अगर जैसे अमित दिखाई दे घर के अंदर आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो, कहीं हमारे घर में ना आ जाए और हम पे शामत ना आ जाए, पुलिस तंग ना करे। तो अब ये परेशानी, जो बड़े बुजुर्ग गांव के हैं और ये बच्चा है, वो इसको देखते तो प्रणाम और नमस्ते करने लगते। इसे बड़ा अजीब लगता है। इसने कहा कि अरे चाचा ताऊ, आप मुझे क्यों इस तरह से शर्मिंदा कर रहे हो नमस्ते प्रणाम करके? कहते नहीं नहीं, तू बहुत बड़ा है और कहीं हम लोगों से कोई गलती ना हो जाए। अपनों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सब ने नज़रें फेर ली, क्योंकि उसके ऊपर एक दाग था, मर्डर का दाग, गैंगस्टर का साथी होने के दाग। 2 साल 4 महीने बाद ज़मानत पर वो जेल से बाहर आया, गांव गया तो देखा गांव के लोग पलट गए। अब उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वो जेल के अंदर बनाए अपने रिश्तों के साथ, जो बहुत सारे लोगों ने उसको कहा था आओ हमारे गैंग ज्वाइन करो, उस रास्ते पर चल पड़ता, उन पुलिस वालों से जाकर बदला लेता जिन्होंने उसके साथ नाइंसाफ़ी की, टॉर्चर किया, या दूसरा रास्ता ये था कि बदला लो किसी और तरीके से। अमित ने फैसला किया कि वो पढ़ाई करेगा। जेल के अंदर की ज़िंदगी देख कर आया तो उसने एक और फैसला किया कि न सिर्फ वो पढ़ाई करेगा बल्कि वकील बनेगा, और इस वकालत के साथ जेल में बंद ऐसे बेगुनाहों के मुकदमों के साथ साथ वो खुद अपने मुकदमे की पैरवी करेगा। और ये मुकदमा उसके लिए जीतना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो ये मुकदमा हार गया तो फिर लोग क्या कहेंगे। एक वकील जो अपना ही मुकदमा नहीं जीत पाएगा, वो दूसरों को क्या केस जिताएगा। गांव का नज़रिया बदल चुका था। अब वो गांव से बाहर आता है और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में दाखिला ले लेता है, लेकिन चला जाता है गुरुग्राम, जो पुराना गुड़गांव। वहाँ एक शख्स मिलते हैं, एक वकील, वो कहता है मुझे वकालत करनी है। वो उस पर रहम खाते हैं, तरस खाते हैं, उसको कहते हैं आ जाओ प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब बताएंगे बेसिक। और इसके बाद वो वहाँ LLB में दाखिला ले चुका होता है। अब LLB में दाखिला लिया हुआ, पढ़ाई कर रहा और गुरुग्राम में वकीलों के साथ ट्रेनिंग ले रहा है। वहीं एक शख्स और उसी वकीलों की बिरादरी में कहता है तुम्हारे पास यहाँ रहने के लिए है नहीं कुछ, तुम आओ मेरे साथ रह लो। ये कहता नहीं, मुफ्त में नहीं रहूँगा, कुछ तो पैसे दूंगा। तो वो 1000 रुपये देता और उनको अपने साथ रख लेता है। अब 1000 रुपये उधर देता है, उधर मेरठ में दाखिला है, इधर यहाँ रह रहा है, घर वालों से कोई मदद नहीं ले रहा है, ज़िंदगी कैसे चले, खाना कैसे खाए। फिर उसने सोचा कि मैं वकालत की प्रैक्टिस भी करूँगा, पढ़ाई भी करूँगा और ख़ुद कमाऊँगा भी। उसने गुरुग्राम की सड़कों पर एक टेबल रखकर कैलेंडर बेचना शुरू कर दिया। 10 रुपये का कैलेंडर 30 रुपये में बेचता है, एक कैलेंडर पे 20 रुपये का मुनाफा होता है। पर शुरुआत में फिर पुलिस वाले आ जाते, ये हटाओ टेबल, ये कुर्सी। एक शख्स थे वहीं रहते थे, उनको उस पर रहम आया, उन्होंने अपने घर के बाहर का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, कहा तुम यहाँ टेबल लगाओ, यहाँ कैलेंडर बेचो। अब वो बेचता, कभी कभी नहीं बिकता, भूखा रहता। वकील साथी कभी समोसा वमोसा मंगाते, एक आग खिला देते, वो एक समोसे के ऊपर पूरा दिन काट लेता। जहाँ वो रहता वहाँ से कोर्ट की दूरी 5 किलोमीटर, वो डेली 5 किलोमीटर पैदल जाता, 5 किलोमीटर वापस आता। जब बाहर निकलता, गर्मी का दिन होता, बाहर एक जूस वाला होता, उस जूस वाले को उसको देख कर समझ में आ जाता कि इसके जेब में पैसे नहीं है। कई बार उसे भी रहम आता, वो उसे मुफ्त में जूस पिलाता। ये जद्दोजहद चलती रही। उसने दाखिला 14 मार्च 2014 को लिया था जेल से बाहर आने के बाद, और फिर उसने पहले LLB किया,
फिर उसने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ही LLM किया और उसने अपना जो सब्जेक्ट रखा वो रखा क्रिमिनोलॉजी। जब ये क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट रखा और जिस वकील के अंडर वो काम कर रहा था वो एक मैडम थी गुरुग्राम की, तो जब इसने क्रिमिनोलॉजी लिया तो मैडम ने पूछा कि तुम क्रिमिनोलॉजी में कौन सा सब्जेक्ट पे स्पेशलाइजेशन करोगे? तो उसने कहा जेल। तो उन्होंने पूछा कि क्या जेल में जो शख्स जाता है तुम इस पे काम करो और पता करो कि बाहर आने के बाद उसे सोसाइटी, समाज, उसके अपने लोग उसे अपनाते हैं। ये उससे कह रही हैं उनकी मैडम वकील, जिन्होंने हालांकि बहुत मदद की। तो इस पे पढ़ने के लिए जब ये सवाल कहा कि जेल में जो जाता है वापसी में उसको लोग अपनाते हैं, ये सुनते ही अमित रो पड़ा। उन्होंने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? फिर उसने अपनी कहानी बताई कि मैं दुनिया से क्या पूछूं, दूसरे से क्या पूछूं, मैं खुद आपके सामने खड़ा हूं, आपके सारे सवालों का जवाब मैं हूं। मैंने जेल में 2 साल से ज़्यादा, 2 साल 4 महीने 16 दिन, एग्जैक्ट 2 साल 4 महीने 16 दिन काटे हैं। और वापसी के बाद मुझे मालूम है समाज का रवैया क्या होता है। उस दिन जब ये कहानी सुनी, उस मैडम ने मुंह फेरने की बजाय उस वकील ने, उन्होंने कहा कि आज से न सिर्फ तुम्हारी मैं गुरु बॉस हूँ बल्कि तुम्हारी बहन भी हूँ। ज़िंदगी में कभी कोई मदद चाहिए बताना। उसे वहाँ से भी एक मदद मिली। अब वो अपनी पढ़ाई में जुट गया। उसने LLB किया, फिर LLM किया, फिर AIB किया, वो भी पास किया और अब वो वकील बन चुका था। इधर केस में तारीख पे तारीख पे तारीख चली आ रही है, मुकदमे का फैसला नहीं हो रहा है। वो दाग अब भी उसके माथे पर है, वो गैंगस्टर का साथी होने का, वो एक पुलिस वाले के कत्ल का। वकालत उसने कर ली, वकील बन गया, काला कोट पहनने लगा, लेकिन वो केस अब भी बाकी है 2011 का, जिसमें एक पुलिस वाला इंजर्ड और एक पुलिस वाला घायल। अब ये सब कुछ करने के साथ साथ वो अपने वकालत, अपने केस की भी पैरवी करने की तमाम जो कानूनी लड़ाइयाँ हैं वो लड़ रहा है, वो कर रहा है, वो सोच रहा है। और फिर मामला अटका हुआ है, तारीख पे तारीख मिल रही है, सुनवाई हो नहीं रही है। 2011 का केस 2023 हो गया, 12 साल बीत गए, केस का कोई फैसला नहीं आया। अब इसके बाद अमित चौधरी सीधे पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट और वहां जाकर कहता है कि साहब ये एक केस है, ये केस इतने तारीख को, ये आज 12 साल हो गए, लोअर कोर्ट अब तक अपना फैसला नहीं सुना रहा है, तारीख पे तारीख हो रही है, जो IO है, पुलिस वाले हैं, वो टाल रहे हैं और मैं उसमें एक आरोपी हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इस केस का फैसला जल्द सुनाओ। इसके बाद अब हियरिंग शुरू होती है, ये कोर्ट पहुंचता है। वकील के ड्रेस में अमित चौधरी मुजफ्फरनगर की कोर्ट में मौजूद होता है और उसी थाने के IO, जिस IO और उसकी टीम ने लगातार उसके ऊपर बेतहाशा जुल्म किए थे, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। और कमाल ये है कि एक रोज़ वही IO अमित चौधरी से उसको वकील के भेस में देखकर पूछता है कि वकील साहब आप किसकी तरफ से हैं, आपका मुद्दई कौन है, मतलब आप किसके लिए लड़ रहे हैं। पहले तो अमित टालता है, फिर जब कई बार पूछा तब अमित बताता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। बोले नहीं। बोला मैं वही अमित चौधरी हूं जिसको आपने उठाया था, जिसको आपने पीटा था, जिस पे आपने बेइंतहा जुल्म ढाए, जिस पर झूठे मुकदमे कायम किए और जिसकी वजह से मैं 2 साल 4 महीने 16 दिन जेल में काटे। कहाँ मैं आर्मी में जाना चाहता था, कहाँ आपने मुझे वकील बनवा दिया। ये सुनकर IO की हवा उड़ गई। अब इसके बाद जिरा हुई, तमाम झूठ, तमाम पुलिंदा IO ने आज सरकारी वकील के जरिए रखा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जिस पे अमित चौधरी ने सारा केस पलट दिया। उसने कहा कि जब ये इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट के बाद आपने पहले तो अमित को उठा लिया और अमित को आपने अंदर भी कर दिया, लेकिन इस केस का जो चश्मदीद था वो दूसरा पुलिस वाला जो बच गया, जो जख्मी हुआ था, उसका स्टेटमेंट आपने 1 महीने बाद लिया था इंसिडेंट के।
जब को इकलौता आई विटनेस था इस पूरे इनकाउंटर का हादसे का। तो जब उसका स्टेटमेंट 1 महीने बाद लिया तो इस हादसे के दूसरे ही दिन आपने अमित को कैसे मान लिया कि यह गोली चलाने वालों में शामिल था? क्योंकि विटनेस ने तो आपको कुछ बताया ही नहीं, ना चेहरा बताया, ना हुलिया बताया, ना नाम बताया, और आप 1 महीने बाद उसका बयान दर्ज कर रहे हैं और उसके बयान से पहले आप इसको उठाकर अंदर कर देते हैं। इसके साथ फिर बहुत सारी चीजें थी। आईओ ने झूठ बोला कोर्ट में, उसने कहा कि नहीं ये इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा, ये पेशेवर अपराधी है। अमित चौधरी ने भरी अदालत में कहा कि जज साहब, हिंदुस्तान के किसी भी पुलिस स्टेशन में आप बाकी क्राइम तो छोड़िए, सिर्फ शांति भंग करने का भी अगर एक केस मेरे खिलाफ हो तो मैं गुनहगार हूं। जो पुलिस की चार्जशीट थी उसमें कहीं पर भी अमित के बारे में उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड या पुराना हिस्ट्री शीटर या पुराना अपराधी मेंशन ही नहीं था। जज साहब ने जब अमित ने यह कहा तो जज साहब ने वो पन्ने पलटे और देखे, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। इसके बाद जज साहब ने आईओ को लताड़ा और ये भी कहा कि आप पता है किस बारे में बात कर रहे हैं, ये केस कोई मामूली केस नहीं है, 396। इस केस में अगर फैसला होता है तो सीधे फांसी की सजा भी मुमकिन है, तो ये शख्स फांसी पे चढ़ सकता है और आप बेतुकी बातें कर रहे हो। आप ही के रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कि क्रिमिनल। पूरी बहस कंप्लीट हो जाती है 19 सितंबर 2023 को और जज साहब अब फैसले की तारीख मुकर्रर करते हैं 27 सितंबर 2023। 26 सितंबर को इस दौरान में हुआ ये कि ये कहानी चल रही है, उधर अमित अपने गांव नहीं जा रहा है और उसने कहा कि जब तक ये दाग नहीं धुल जाएगा, लोगों का नजरिया नहीं बदल जाएगा, मैं नहीं आऊंगा। उसके पिता कहते हैं कि देख, कल 26 को फैसला आ रहा है, बल्कि 27 को। अब क्या पता फैसला क्या हो, अगर फैसला तेरे खिलाफ गया तो शायद तो अपनी मां से फिर कभी नहीं मिल पाएगा, और हक में आया तो कोई बात नहीं, तो कम से कम एक बार मिल। अमित को भी लगता है बहुत हाई प्रोफाइल केस है, इधर पुलिस की पूरी लॉबी है, झूठ का पुलिंदा है, केस का फैसला कुछ भी हो सकता है। वो अपनी मां से मिलता है और फिर इंतजार करता है 27 तारीख का। इस लड़ाई में उसके बहुत सारे नए दोस्तों ने, कुछ सरकारी अफसरों ने, कई वकीलों ने, तमाम लोगों ने मदद की। जब अमित कोर्ट के अंदर जाता और पैरवी करता तब तो वो कोट पहने होता, और जब वो आरोपी के तौर पर जिस दिन ये फैसला हो रहा था उस दिन टोटल 17 लोगों को पेश किया गया, क्योंकि उनके मुकदमे का फैसला सुनाया जाना था 27 सितंबर। अमित ने वकालत के पेशे और अदालत की मर्यादा को सामने रखते हुए कोट उतार दिया, क्योंकि उस वक्त वो वकील नहीं, एक आरोपी था, और आरोपी एक वकील के पोशाक में जाए, उसे लगा कि ये इस पेशे का अपमान होगा। उसने अपना कोट उतारा, सफ़ेद शर्ट में और पैंट में कटघरे में जाकर खड़ा हो गया। जमानत पर निकलने के बाद ये पहली बार कटघरे में था। अदालत फैसला सुनाती है, एक को इसमें सिर्फ उम्र कैद की सजा दी जाती है और अमित चौधरी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। 12 साल बाद अमित चौधरी को उसकी जिंदगी दोबारा मिली। वो खूब रोया। उसके माथे पर लगा दाग सिर्फ उसका दाग नहीं था, उसके पूरे परिवार का दाग था, उसके पूरे गांव का दाग था। उसने इन 12 सालों में अपने रिश्तों को बनते बिगड़ते, लोगों को मुंह फेरते बदलते हुए देखा, दूरी बनाते हुए देखा। लेकिन इन्हीं 12 सालों में उसने बहुत सारे रिश्तों को, नए रिश्तों को पनपते फूलते हुए देखा। बहुत सारे लोग जो मदद के लिए आगे आए, फिर चाहे वो जूस वाला हो, घर वाले हो जिन्होंने उसको टेबल रखने और कैलेंडर बेचने की इजाज़त दी, जिन्होंने उसके LLB LLM की पढ़ाई में मदद की, जो उसकी गुरु वकील जिन्होंने उसका हौसला बढ़ाया, जेलर जिसने मदद की, उनके टच में वो आज भी है। 27 सितंबर 2023 ये वो तारीख थी जब अमित चौधरी के माथे से ये कलंक धुल गया। अब आप ये कहेंगे कि लोअर कोर्ट का फैसला, अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी है। इस केस का तमाशा देखिए कि 27 सितंबर 2023 को अमित बाइज्जत बरी होता है अदालत से। उसके बाद 60 दिन का मौका था
यूपी पुलिस के पास इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का। वो वक्त निकल गया। यूपी पुलिस ने अमित चौधरी के बाइज्जत बरी होने के लोअर कोर्ट के फैसले को आज तक, आज की तारीख में भी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन बगैर सबूत के ये जो कुछ हुआ, एक शख्स जो शायद आर्मी में जाता, आज आर्मी में पता नहीं किस पोस्ट पे होता, उसे वकील बना दिया, जिसने खुद अपने सुपीरियर, अपने सीनियर्स के साथ मिलकर उनकी शागिर्दी में अपने केस की पैरवी की। और न सिर्फ पैरवी की बल्कि जीता। और ये जीत बहुत ज़रूरी थी क्योंकि उसने बार बार कहा कि अगर मैं अपना ही मुकदमा नहीं जीत पाऊंगा तो फिर मेरे जैसे वकील के पास कोई दूसरा अपना मुकदमा लेकर क्यों आएगा। इस कहानी में पुलिस, अदालत, जेल, मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर, इन सभी का चेहरा उजागर होता है कि कैसे ये सारा सिस्टम काम करता है। एक बड़ी छोटी सी बात बताई थी अमित चौधरी ने, वो ये कि जब उसे बुरी तरह पीटा जाता था और वो पूरी तरह से घायल था, उसके कमर के निचले हिस्से मारते भी इस हिसाब से कि आपका शक्ल ठीक ठाक हो ताकि जज साहब देखें हाँ चेहरा ठीक है, मतलब ठीक, बाकी का पूरा जिस्म जख्मी है, लहूलुहान है। तो जो आईयू होता था वो कोर्ट में ऐसे वक्त में ले जाता था जब बहुत भीड़ हो, जज साहब जल्दी में हो, और उसको इस तरीके से खड़ा किया जाता था कटघरे में कि उसका सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई दे जज साहब को, बाकी घेर लो उसको, ताकि उसके जख्म पर अदालत की नजर न पड़े। ये भी इस केस से खुलासा हुआ। और ऐसे डॉक्टरों का क्या कीजिए जो जब पुलिस हिरासत में होते हैं और उनका मेडिकल टेस्ट बनाते हैं। ये केस तो इकलौता केस है, न जाने ऐसे कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा। इस अफसोसनाक कहानी लेकिन प्रेरणा देने वाली इस कहानी और सैल्यूट अमित चौधरी को, जो बहुत सारे रास्ते चुन सकते थे लेकिन कमाल, मतलब कितने लोगों को रास्ता दिखा गए वो। और तमाम शुभकामनाएं सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। अमित चौधरी को सैल्यूट है ऐसे लोगों को। और मैं यही चाहूँगा कि जब ये कहानी ख़त्म करूँगा, उनके टॉर्चर के कुछ किस्से जो हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर ने रिकॉर्ड किया था, वो ऑफिस आए थे, इत्तेफाक से दूर में था नहीं, बस उसको सुनिए और उसके बाद महसूस भी कीजिएगा। तो इस फॉलोअप में इतना ही, लेकिन जाते जाते खुद अमित चौधरी उस पुलिस हिरासत के दौरान जो कुछ उन पर बीता वो आप बीती उन्हीं की जुबानी। तब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को फॉलोअप के किसी नए एपिसोड में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, लेकिन अमित चौधरी के इन जख्मों को सुनते जाइए। उन्होंने मेरे ऐसे पैर खोल दिए और पैर खोलने के बाद उन्होंने करंट लगाया, पानी लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने फिर फर्श पे ऐसे लिटा दिया, सिर्फ मेरे पैर ऊपर उठाए। पैर कपड़े में बांधे हुए थे, उस कपड़े में एक डंडा रखते ताकि पैर ऊपर रहे, आदमी जमीन में आधा हिस्सा रहे, बस उसे ऐसे पीटते रहे पैर। उन्होंने मुझे 3 शॉट दिए लगातार, 4-5 दिन तक मुझे करंट दिया उन्होंने। उसके बाद फिर अगले दिन फिर उस टॉर्चर रूम में मुझे ले जाया गया। ऐसे टेबल पे हाथ रखवाते थे और बारीक बारीक कम्मच डंडियाँ होती थी, खूब ही हाथ मेरे सूज जाते थे। ये आप ये कह सकते हो उन पे मेरी जो खाल नहीं थी। फिर कोई पुलिस का अफसर कोई भी थप्पड़ चाटे तो पता नहीं 150, 200, 400 थप्पड़ मेरे रोज का लगते थे। कम उम्र का था, जैसे क्लास में मैडम मारती थी तो पहले कुछ गलती हो जाती तो ये सोचते थे कि पहले इसका नंबर आ जाए। तो 2-4 वे पीटते हुए देखे मैंने, उनकी हालत खराब देखी, तो मैंने सोचा मैं चल सबसे बाद में मैं जो चलूँ। तो उन्होंने मेरी भी पैंट निकाल ली और 150 या 200 मुझे कोई गिनती नहीं है, ये खाल नहीं रही थी, खून और मांस इन पैरों से बह रहा था। ये उंगली करंट से पहले ही हालत खराब हो रही थी। उसमें गर्दन ऐसे हो जाती है और हमारा ये हिस्सा नीचे को जाता है, पैर ऊपर को हो जाते हैं। तो ये पैर मेरे बंधे हुए थे, वे पैरों का हिस्सा ऐसे हुआ और गर्दन ऐसे हुई, तो पैरों पे तो सामने से लाठियां मार रहे थे और आधी बाल्टी पानी था, वो मेरे नाकों में को यहाँ को वो पानी में डाल रहे थे, ये बता रहा है फल। फिर 1-2 और आदमी आए जिन्हें मैं जानता नहीं था, वे बोले इसके ऊपर थूकिए, ऐसे मेरे कान पे ऐसे करके पता कितनी बार ऐसा करते थे। तो डॉक्टर ने खिड़की बंद कर दी, अस्पताल में गिर के उन्होंने बहुत बजाया,
फिर मारा, डॉक्टर के सामने मारा। और वो डॉक्टर साहब मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक लिखी कि उनके कहीं खरोंच भी नहीं है। ये जो उंगली आज भी मेरी टूटी हुई है, ये देखो आपको इसमें गैप दिखाई दे रहा है। ये उंगलियां सारी आज नहीं मिलने की है, उस टाइम पर उन्होंने पीछे मिला दी थी। कांस्टेबल थे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, सूर्यपाल जी उनका नाम था। वे जैसे ऐसे आंख बैठे थे, लेटने का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो जैसे ऐसे झपकी भी लगी तो एक लाठी का सीधा डंडा यहाँ आता था, गाली भी देते थे और पैंट निकाल ली। और जितना भी स्टाफ था, जिसकी सर्दी जब तक उतरी उतना उसने बजाया। उसने लाठी मारी? लाठी नहीं, फट्टा था वो घुटने। आज भी अगर आप हाथ लगाओ तो आपको एक लाठी का दिख जाएगा कि कहाँ लाठी लगी हुई है। आज भी हड्डी मेरे अंदर से पिचकी हुई है, सारी दबी हुई है। इस केस का आईओ और एक सूर्यपाल जी, जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया। जेलर साहब आए, फिर उन्होंने कहा कि जिम्मेदार नहीं है, आप क्यों जा रहे हो ऐसे, रुको अभी। तो उन्होंने तुरंत जेल के डॉक्टर बुलाए और मेरे कपड़े निकाल के, जहाँ मेरे